अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों की मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। वेलकम टू दिस प्लेलिस्ट जिसमें हम लोग मैट्रिक की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों ने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, आप लोगों को कौन सी टिप्स पे एक्ट करना चाहिए। इसके अलावा इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे आपके डिफरेंट टॉपिक्स के लेक्चर्स भी होंगे। उम्मीद है मेरी कोशिश यही होगी कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक हर सब्जेक्ट को डिस्कस करें। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस प्लेलिस्ट में आपको इंशाल्लाह सब साइंस सब्जेक्ट्स के जैसे कि बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथमेटिक्स हो गया, इन सब के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आज के लेक्चर में हम मेनली बात करेंगे कि आप लोगों ने तैयारी करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप लोग अभी से इस वक्त से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोग पहले वाला टाइम नहीं तैयारी कर सके किसी वजूहात की बुनियाद पे तो कोई मसला नहीं है। बेसिकली अब आप लोगों को तैयारी करने के लिए कुछ स्पेशल टिप्स पे अमल करना होगा कि आपने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरह से आपने जो है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स की। बेसिकली मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। और जब हमने कोई बड़ी चीज अचीव करनी हो यानी हमें पूरे नंबर चाहिए हो तो हमें उसकी मेहनत भी बड़ी तरह से करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप सिंपली मैथ्स की जो एक्सरसाइजेस होती हैं आप उनको देख कर उसका जो है वो अंदाजा नहीं कर सकते कि आपको ये आता है या फिर नहीं आता। बास बच्चे क्या करते हैं तैयारी के वक्त, जैसे यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व हुई है 5x² इज इक्वल टू 30x, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, वो तरीका देख लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा उन्हें पता चल जाता है कि ठीक है जी ऐसे इसको सॉल्व करना है, या किसी ने थोड़ा बहुत समझा दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमें आ गया। उसके बाद वो अगले वाले हर एग्जाम्पल को जस्ट इस तरह से देखेंगे कि ओके ये किया तो इसका आंसर ये आ गया, देन इसको मजीद सॉल्व किया तो इसका आंसर ये आ गया। जबकि ये तरीका आपको इसके 50% चांसेस हैं कि आपके इस तरह से बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। बास बच्चे मेंटली बहुत शार्प होते हैं और हो सकता है कि इस तरह से पढ़ने के बावजूद भी उनके बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। लेकिन हम ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं कि ज्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है कि इस तरह की तैयारी के बाद अक्सर जब उन्होंने हैंड नहीं की होती तो उनके जो है वो कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाता है। जैसे मेरे साथ पर्सनली क्या हुआ था, प्रैक्टिस के बावजूद भी हमारी गलतियां हो जाती हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर, ठीक है, आपने -3/2 का स्क्वायर लेना है। तो मैंने इस गलती से मेरे साथ बोर्ड एग्जाम में क्या हुआ कि मैंने स्क्वायर को सॉल्व करना ही भूल गई। ठीक है, तो मैंने -3/2 लिख के ही सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और एट द एंड मेरा जो आंसर आया वो जाहिर सी बात है गलत था। जिस तरह से 2 का स्क्वायर गिव्स अस 4, तो मेरे इक्वेशन में 4 आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जब मैं स्क्वायर लूंगी नहीं तो मैं 2 को ही वैसे नीचे लिख दूंगी। तो उस मतलब जब आपने बेसिकली अक्सर आपकी प्रैक्टिस के बावजूद भी इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। तो हमने अपना ये चांस स्किप करना ही नहीं है कि हम प्रैक्टिस के बगैर जाएं। ठीक है, तो आप लोगों ने हर एक क्वेश्चन की जो है वो एक तो प्रैक्टिस करनी है। दूसरा ये कि जिस तरह से यहाँ पे ये डेफिनेशंस लिखी हैं आपको इन डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, ये भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, फिर आपकी जैसे ये एक्सरसाइजेस, यहाँ पे हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। 1.1, ठीक है, आपने ये सॉल्व कर लिया, फर्स्ट सॉल्व कर लिया, सेकंड सॉल्व कर लिया। अब आप क्या करते हैं कि बस पहले दो सवाल सॉल्व कर लिए, बाकी सब सेम होंगे, ये चीज नहीं करनी है आप लोगों ने प्लीज। ठीक है, आप लोगों ने पहला सॉल्व किया, दूसरा किया, तीसरा किया, अब आपको लगता है कि चौथा और पांचवा आपको आ गया है तो उसको वैसे नहीं छोड़ना। आपने कैलकुलेटर पे उसको स्टिल जो है ना वो अपने, अगर आप कहते हो कि आप अपने ब्रेन में सॉल्व करके जल्दी हो जाएगा तो आपने एटलीस्ट 3 तो सॉल्व करने हैं। ठीक है, नोटबुक पे अपने हाथ से। इसके अलावा जो बाकी के 2-3 बचेंगे वो आप कैलकुलेटर पे लाजमी सॉल्व करके देख लो। ठीक है, कि आपका आंसर वो वाला आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो कैलकुलेटर पे लाजमी सॉल्व करके आपने देखना है, बगैर इसके तो आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी। और अगर आपके पास हाथ से प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है तो प्लीज सबको कैलकुलेटर पे एक दफा जो है वो सॉल्व करके देख लो कि आपका वो आंसर आता है या फिर आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो।
इसके अलावा ये चीज़ भी बिल्कुल नहीं करनी कि आप लोग सिर्फ आखिरी आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, कि ये सोचते हुए कि ये सबसे मुश्किल है तो हो सकता है ये वाला आ जाए। लेकिन जब पेपर बनता है तो एग्जामिनर के माइंड में ये नहीं होता कि उसने सबसे मुश्किल वाला सवाल देना है, ठीक है। तो उसने जो है वो एक एवरेज पेपर बनाना होता है जो हर किस्म का बच्चा सॉल्व कर सके। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका 5 सालों में हो सकता है 1 साल में आपका ये लास्ट वाला सवाल आ सकता है, ठीक है। ये दो पांच में से दो दो दफा हो सकता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि आपको ये पहले वाले जो पार्ट्स होते हैं, जो सबसे एंड वाला ये मुश्किल लंबा सवाल जो लग रहा होता है आपको कि ये बहुत ही मुश्किल है, तो वो कम ही आता है। तो आपने मतलब उसकी प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन आपने सिर्फ उस पे जो है ना वो अपना नहीं छोड़ देना, सारा रिलाय नहीं करना कि ये तो पक्का आएगा, मैं सबके सब एक्सरसाइजेस के एंड एंड वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैथ्स की टिप ये थी कि आपने एक्सरसाइज के पहले 2-3 सवाल तो हाथ से प्रैक्टिस करनी है इफ यू हैव टाइम, और बाकी के सवालात की आपने कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करके उसको देख लेना है, ठीक है। फिर आपने एग्जाम्पल्स भी लास्ट में सॉल्व करनी है। ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है, जैसे एग्जाम्पल 1 है, ठीक है, एग्जाम्पल 2 है, डिफरेंट तरह की एग्जाम्पल्स गिवन होती हैं। तो बाज दफा एग्जामिनर्स इन एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस दे देते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो मैथ से रिलेटेड बेसिक टिप्स थी जो हमने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको प्रोवाइड की। इसी तरह से ही अगर हम चलें अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट जैसे कि बायोलॉजी की तरफ, तो बायोलॉजी में आपने अब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपने बेसिकली एक टिप को फॉलो लास्ट नहीं करना है। जब भी आप कोई चीज़ पहली दफ़ा में पढ़ रहे होते हो, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, आप कोई चीज़ पहली दफ़ा में पढ़ रहे हो, कोई भी लाइन लिखी हुई है, अ, उसको जो है ना वो डायग्राम के साथ साथ पढ़ो। अगर तो डायग्राम गिवन है तो दैट इज वेरी गुड। जैसे यहाँ पे किडनी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, और पीछे जो है ये किडनी की सारी बातें एक्सप्लेन हो रही हैं। अच्छा, अगर आप लोग जो है वो चाहते हो कि आप इसको एक क्विक रिवीजन के लिए आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लो, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किडनी जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक होती है और इसका वेट 120 ग्राम्स होता है। तो जहाँ पे डायग्राम लिखी है आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। जो है वो लॉन्ग कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, हाइट कितनी होती है और इसका वेट कितना होता है। इससे क्या होगा, जब आप क्विक रिवीजन करोगे, मतलब जब आप एग्जाम से बिल्कुल पहले, लाइक आपका एग्जाम है 1 घंटे बाद, आपने जस्ट रिवाइज करना है अपनी बुक को, तो आप सिर्फ इस डायग्राम के थ्रू, मतलब आप ये वाला पोर्शन अपनी बुक का खोलोगे, ठीक है, जहाँ पे डायग्राम्स बनी है, और आपकी सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आ जाएगी। इससे आपके एमसीक्यूज बहुत अच्छे से रिवाइज हो सकते हैं। ठीक है। फिर जो आप पहले तैयारी कर रही हो, लाइक 1 डे बिफोर और 2 डेज बिफोर, आप कोशिश करें आप डायग्राम के साथ साथ इसको पढ़ें, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 पेयर्स ऑफ किडनीज होती हैं, ठीक है, उससे नीचे जो है वो यूरेटर निकलता है, यूरेटर के नीचे से यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो ये देखें डायग्राम में भी इसी तरह से, अब आप इस डायग्राम को अपने माइंड में स्टोर कर लें, किडनी देन यूरेटर देन यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। आप इस डायग्राम को देखकर एक दफा देख लो और फिर ये जो है वो पैराग्राफ रीड करो और यहाँ यहाँ से टैली करते जाओ। उसके बाद आपको बिल्कुल भी कभी मुश्किल नहीं होगी इस पैराग्राफ को पढ़ने की। आपने जब रिवाइज करना होगा आप सिर्फ इस डायग्राम को देखोगे और आपकी रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। और जिन पैराग्राफ्स के साथ डायग्राम नहीं बनी, लाइक कोई इस तरह का प्रोसीजर एक्सप्लेन हुआ है जिसमें डायग्राम नहीं है, आप अपने तौर पे उसका जो भी फ्लो चार्ट है, जो भी डायग्राम है, आप वो बना के देख सकते हो। ठीक है। और जब आपने रिवाइज करना होगा एट देन, आप सिर्फ उस डायग्राम को देखोगे, वो फ्लो चार्ट पूरा आपके सामने आ जाएगा। फ्लो चार्ट की एग्जांपल जो है मैं यहाँ से आप लोगों को दे देती हूँ। जैसे यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बुक ने बनाया हुआ है। ये सबसे पहले आपका जो है वो स्टिमुलस आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका रिसेप्टर उस स्टिमुलस को जो है वो फील करेगा और वो सिग्नल लेकर जाएगा कोऑर्डिनेटर की तरफ। कोऑर्डिनेटर जो है वो इफेक्टर की तरफ सिग्नल भेजेगा और फिर इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स यानी कि कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। अब यहाँ आगे जब आप जाएं तो इधर लिखा हुआ है कि रिसेप्टर जो है वो एक अदद एक्शन, सॉरी, इफेक्टर जो है वो एक एक्शन परफॉर्म करता है, दिस एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो आप क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स के आगे ब्रैकेट में एक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह से जो है वो कुछ वर्ड्स भी तैयार हो जाएंगे, आपकी डेफिनेशन भी क्लियर होती जाएगी। तो खैर हम बात कर रहे थे कि जहाँ पे कोई फ्लो चार्ट की डायग्राम नहीं बनी, आप इस तरह से वहाँ पे फ्लो चार्ट बना सकते हैं जिसमें आपको पूरी स्टोरी का पता चल जाएगा। ठीक है। तो रिवीजन में आपकी बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगी। वैसे आपकी जो बुक्स हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब में बहुत सारी डायग्राम्स बनी हुई है और बहुत रेलेवेंट डायग्राम्स बनी हुई है। तो आप लोगों ने इस टिप को लास्ट में फॉलो करने के, जब आप एक पैराग्राफ पढ़ो तो उसकी डायग्राम को देख के पढ़ो, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है डायग्राम है, ये श्वान सेल्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये येलो वाले श्वान सेल्स हैं, ठीक है, इन्होंने इस माइलिन शीथ को सेक्रीट करना है।
और जहाँ पे श्वान सेल्स जो माइलिन शीट नहीं सेक्रेट कर रहे श्वान सेल्स, उस जगह को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनबियर। ठीक है, तो आप एक दफा ये पढ़ो, आप इस डायग्राम को साथ साथ टैली करते जाओ कि अब कौन सी पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ से उस पॉइंट को देखो। ठीक है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी इस तरह से। एंड दूसरी बात ये कि आपने ये जो साइड पे नोट्स लिखे हुए हैं, फिजिक्स में भी, बायो में भी और केमिस्ट्री में भी, आपने ये साइड वाले नोट्स लाजमी कर लेने हैं, क्योंकि इसमें से बहुत एग्जामिनर्स जो है ना वो पेपर एमसीक्यूज वगैरह बना रहे होते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए आपने इन साइड वाली जो नोट्स हैं इनको लाजमी देख लेना है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे यहाँ पे ये है सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। अगर आप लोग चाहें तो इसका यहाँ पे जो है वो बेसिकली अपने तौर पे बना सकते हैं अपना कोई फ्लो चार्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है ये आपका सीएनएस है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सीएनएस। अब आपका जो न्यूरॉन सीएनएस की तरफ सिग्नल लेकर आता है उसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है सीएनएस की तरफ, अब सीएनएस में कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स। और फिर सीएनएस से इंफॉर्मेशन जो है इफेक्टर्स की तरफ जाती है, वो कौन सा न्यूरॉन लेकर आता है, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। इससे जब आप जैसे ही इस फिगर को देखेंगे साथ में एरोस लगे होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस न्यूरॉन का क्या पर्पस है। तो इस तरह से जो है वो आपकी रिवीजन काफ़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट बायोलॉजी। अगर हम बात करें केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है, केमिस्ट्री को देख लेते हैं। ओके जी, सो केमिस्ट्री में आपने एक चीज़ तो ये करनी है, जैसे अगर हम स्टार्ट से बात करें तो जैसे ये है, आपके फॉर्मूलाज बहुत सारे आएंगे, आपकी इक्वेशंस बहुत सारी आएंगी। ठीक है, आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं तो न्यूमेरिकल्स का तो यही कि आपने सबको जो है वो बाय हैंड सॉल्व करके देखना है। फिर जो एक जैसे होंगे उनको स्किप करने के बजाय उनको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है। इसके अलावा आपके जैसे यहाँ पे डिफरेंट तरह के रिएक्शंस हैं, आपने सबको हाथ से करके देखना है। ठीक है, आपने इक्वेशंस को बैलेंस करके देखना है कि इक्वेशंस बैलेंस किस तरह से हो रही हैं। अगर आपकी इक्वेशंस प्रॉपरली बैलेंस नहीं हो रही तो आपकी जो इक्वेशन है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, एग्जामिनर्स को गलत कर देगा। इस वजह से आपने बैलेंसिंग पे ध्यान देना है, आपने इक्वेशंस पे ध्यान देना है। अच्छा, अब जैसे जो है यहाँ पे क्लिक, अब वही वाली टिप जो हमने बायो में पढ़ी कि प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, आपका जो बेसिकली इनसॉल्युबल सॉल्ट्स किस तरह से बनते हैं, यहाँ पे आपका मेथड क्या है कि आपके टू सॉल्युबल सॉल्ट मिक्स होंगे। ठीक है, और टू सॉल्युबल सॉल्ट्स मिक्स होके आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से दो चीजें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये दो चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। अब वो दो चीजें क्या होंगी, उसमें से एक जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट होगा और जो दूसरा होगा दैट विल बी इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो इस तरह से आपके पास ये एक और फ्लो चार्ट बन गया। ठीक है, अब इस फ्लो चार्ट के बनने की वजह से आपको जो है वो जैसे इस तरह से एक फ्लो चार्ट बन गया, दो सॉल्युबल सॉल्ट्स मिलके आपको एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट मिला। तो जब ये चीज आपकी लिखी गई तो आपको बार बार पूरी वो तीन चार लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब अगर हम वापस जाएं उन लाइंस की तरफ, तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सॉल्यूशंस ऑफ टू सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड। ठीक है, टू प्रोड्यूस टू न्यू सॉल्ट्स, वन इज इनसॉल्युबल एंड द अदर वन इज सॉल्युबल। तो इस तरह से आपको जो है वो बेसिकली मेथड का पता चल गया कि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनते किस तरह से हैं। तो खैर इट वॉज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। जहां पे आपको लगे कि थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ हो रहा है, आप उसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लो। ठीक है, आपको बार बार वो लाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेंगी। और जहां पे अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पे एक लाइन स्किप हो गई है, तो सिंपली ये लाइन है जो आपको आप पहले भी पढ़ चुके हो, ये लाइन के सॉल्ट्स की फॉर्मेशन में आपके जो आयनिक रेडिकल्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं। मतलब जैसे जो ए जी है ये एन ए के साथ जो है वो मिक्स हो जाए, मतलब बेसिकली एक्सचेंज हो जाएगा, एन ए की जगह पे ए जी आ जाएगा। ठीक है, तो ए जी सिल्वर, तो सिल्वर क्लोराइड बेसिकली जो है ना वो आपका एक सॉल्ट बन जाएगा। तो ये बात लिखी हुई है। ठीक है, मजीद डिटेल्स में हम इसको इंशाल्लाह लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कौन से रिएक्शंस किस तरह से होते हैं, बैलेंसिंग किस तरह से होती है। सो स्टे ट्यून्ड। तो खैर इस तरह से आपने जो है वो केमिस्ट्री का देख लेना है।
ठीक है। और ये सारे जो है वो आपके जो यूजेस हैं वो आपको जो है वो याद ही करने पड़ने हैं। ठीक है। इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग, रट्टा लगाने के बजाय कोशिश करो कि अपने माइंड में सिनेरियो लाओ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है NaCl जो है वो कुकिंग पर्पसेस या टेबल सॉल्ट के तौर पे यूज होता है। तो जब NaCl की बात है, अपने माइंड में लाओ कि एक डाइनिंग टेबल है, सब बैठ के खाना खा रहे हैं। ठीक है, और वहां पे सॉल्ट यूज हो रहा है, दैट इज NaCl। फिर अपने माइंड में लाओ कि एक जगह बहुत बर्फबारी हो गई है, रोड्स ब्लॉक है, उस बर्फ को पिघलाने के लिए आपको NaCl चाहिए। ठीक है, वहां पे NaCl स्प्रे हो रहा है। तो इस तरह से सब सॉल्ट्स का जो है ना वो अपने माइंड में सिनेरियो बनाओ और उसके साथ इसको याद करो, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका होगा। फिर ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं, आपने इन फॉर्मूलाज को अच्छे से लिख लिख के याद करना है, बिकॉज अगर एक भी एटम मिस हो गया तो आपका पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर चीजों को देखा करो कि चीजें किस तरह से इजी होती हैं। जैसे यहाँ पे ये पूरा है, आपने सबसे पहले जो है ये वाले नाम याद करने हैं। ठीक है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यहाँ से डिकेन तक। फिर आपने सिंपली CH लिखना है, चीजों के पैटर्न को समझना शुरू करें। जैसे यहाँ पे C है, C1, वन का मतलब कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे 4 से स्टार्ट हो रहा है एज, तो 2 2 का गैप हमने देना है, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड 22। ठीक है, तो इस तरह से तो आप पैटर्न क्या बन रहा है, गैप कितना बन रहा है, उसके हिसाब से जो है वो आप चीज़ों को याद करें, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, देन सब फॉर्मूलाज को अच्छे से, रिंग्स को अच्छे से ड्रॉ करके देखें कौन सा रिंग कैसे बन रहा है। जब आप लोग पेपर में पहली दफा इस रिंग को ड्रॉ करते हैं ना, पहले कभी प्रैक्टिस नहीं की होती, तो ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा बनता है। और आप देखें एग्जामिनर के सामने एक बच्चे का पेपर आएगा कि अजीब सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, अजीब सी हैंड राइटिंग है, और एक दूसरे बच्चे का पेपर आएगा कि बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग और बहुत खूबसूरत जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि प्रिंट हुआ होता है। ठीक है, जैसे बुक में बना हुआ था। तो उसका किसको नंबर देने का दिल करेगा, या वो किसका पेपर दे के खुश होगा। तो इस तरह की चीजों को जो है वो आपने थोड़ा सा समझना है। ओके। अच्छा, इसके अलावा लास्टली हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स की। ठीक है, फिजिक्स के लिए आप लोगों ने वही सेम टिप्स कि जहाँ पे आपको फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत है, आप उससे याद करो। आप जैसे यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, ये पूरा पैराग्राफ रट्टा लगाने के बजाय एक लाइन पढ़ो और देखो अच्छा डायग्राम में कहाँ पे मूवमेंट हो रही है। ठीक है, जैसे व्हेन द बॉल इज एट द मेन पोजीशन O, दैट इज एट द सेंटर ऑफ द बॉल, नेट फोर्स इज 0। ठीक है, तो बात हो रही है O की, यानी कि मेन पोजीशन की, तो मतलब यहाँ पे। तो इसके साथ आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि अच्छा ठीक है, तो मतलब यहाँ पे होगा, तो आपकी जो फोर्स होगी दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो। देन उसके बाद वेट ऑफ द बॉल जो है एक्ट्स डाउनवर्ड एंड इज इक्वल टू द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स ऑफ द सर्फेस ऑफ द बॉल। तो वेट जो है वो डाउनवर्ड होगा, जैसे कि यहाँ पे एरो लगा हुआ है। ठीक है, और ये अपवर्ड नॉर्मल फोर्स के इक्वल होगा, तो ऊपर को भी एरो लगा हुआ है। नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉल टू पोजीशन A एंड रिलीज इट, यानी कि हम इसको A की तरफ लेकर आते हैं और फिर हम इसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो बॉल वापस मेन पोजीशन की तरफ आ जाता है। तो इस तरह से जो है वो आपने डायग्राम को देखते हुए अब उसी स्टोरी के अकॉर्डिंग जो है ये पैराग्राफ को पढ़ना है। ठीक है, डायग्राम्स जो है वो उसको बनाने का एक पर्पस होता है कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अगर आसानी नहीं रहनी तो फिर तो कोई फायदा नहीं है डायग्राम का। ठीक है, तो इस तरह से आपने न्यूमेरिकल्स की वही बात सबकी प्रैक्टिस करनी है, जो सेम तरह के उनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लेना है, डेफिनेशंस को अच्छे से याद करना है, एग्जाम्पल्स को और डायग्राम्स की हेल्प से याद करना है। ठीक है, सो आई होप कि ये जो बेसिक्स है, कि जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की उस तरह के बच्चों को, या जो कर चुके हैं अगर वो रिवीजन करना चाहते हैं, तो किस तरह से थोड़े से इजी स्टेप्स फॉलो करके वो एक अच्छी रिवीजन की तरफ जा सकते हैं। सो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा होगा। If you want me to make videos on some other tips and tricks about your subjects, तो kindly tell me in the comment section below। इंशाल्लाह आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको ज़रूर पूरा किया जाएगा। चलें, so till then take care, अल्लाह हाफिज़।